सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरे साथ यूएलबी डिपार्टमेंट के हमारे एसीएस साहब श्री अरुण जी बैठे हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर वाईएस गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे प्रचार प्रसार से श्री अमन जी बैठे हैं, हमारे चिराग जी बैठे हैं सीटीपी, और भी अन्य अधिकारी बैठे हैं। तो ये मेरी पहली विधिवत मंत्री बनने के बाद पहली पत्रकार वार्ता है। और इसमें मैं अगर ये शुरू करूं कि पूरे हरियाणा का जो भी एरिया है उसमें 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से जो हमारा यूएलबी का एरिया है वो 2800 स्क्वायर किलोमीटर है। और पॉपुलेशन यूएलबी की जिसको हम डील करते हैं वो 99 लाख के लगभग है। और हमारा यूएलबी 89 यूएलबीज, 11 निगम, 23 परिषद या काउंसिल जिसको कहते हैं, और 55 जो हैं वो कमेटीज हैं जिनको हम नगर पालिका कहते हैं। इसमें अराउंड 34,000 एम्प्लॉइज हैं। और इसका बजट भी जो एस्टीमेट था वो 9,000 करोड़ का था। अब मैं इसकी कुछ उपलब्धियां जो सेलियंट्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। सबसे पहला काम, पूरे भारतवर्ष में हरियाणा ने पहला किया। काफी डिफिकल्ट काम था, काफी इसमें दिक्कतें आई। प्रॉपर्टी आईडी का हमारे डिमांड रजिस्टर में पहले लगभग 30 लाख प्रॉपर्टीज थी। 4 साल पहले एक कंपनी को हायर किया और उस कंपनी ने पूरी यूएलबीज के एरिया को मैप किया, एक एक इंच जमीन को नापा और लगभग उसने 42,70,000 प्रॉपर्टी लगभग चिन्हित की। और जब उसने चिन्हित की तो उसमें 1.A1, 1.AB, 1.AC इस तरह से उसने सर्वे किए। और सर्वे के दौरान लगभग उसके पास 3,10,000 ऑब्जेक्शन आए और लगभग 3,10,000 ऑब्जेक्शंस दूर किए। उसके बाद वो जो डाटा है वो हमने यूएलबीज को सबमिट किया। उन्होंने इसको वेरीफाई किया। 10% जो डाटा है उसको वेरीफाई करना होता है, उसमें से 10% की एरर निकलने की संभावना होती है। तो वो सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये डाटा डिपार्टमेंट को मिला और डिपार्टमेंट ने 1.5 महीने पहले इसको एनडीसी पोर्टल पर लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 42,70,000 में से लगभग 23.5 लाख प्रॉपर्टीज जो पिछले डिमांड रजिस्टर में थी वो इंटीग्रेट हुई। उनको उसके साथ कोलैबोरेट करके उनकी इंटीग्रेशन हमने अप्रूव कर दी। और लगभग 11.25 लाख प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाई। उनका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अब उसमें मैंने पिछले महीने का जो रिकॉर्ड लिया तो उसमें लगभग 60,000 प्रॉपर्टी जो हैं वो और इंटीग्रेट हो गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ शिकायतें थी, तो हमने दोबारा से भी लोगों को अपील की। पूरे प्रांत में बोर्ड भी लगवाए, अखबारों में भी निकाला कि भी अगर किसी की कोई गलती रह गई हो तो वो दोबारा हमें अप्लाई करे। इसके लिए हमने काफी क्लर्क्स भी बढ़ाए, सीट्स भी बढ़ाई, कैंप भी लगाए और एडवर्टीजमेंट भी की। उसमें भी लगभग 1,98,000 हमारे पास ऑब्जेक्शन आए। 1,98,000 में से 1,02,000 ऑब्जेक्शन हमने दूर किए
और लगभग 60,000 ऑब्जेक्शंस को हमने रिजेक्ट किया। तो लगभग 30,000 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग है। डेली की हम मॉनिटरिंग करते हैं, डेली लगभग 2-2,500 ऑब्जेक्शंस आते हैं और उनमें से 1500-1600 को हम डिसाइड करते हैं, 400 पेंडिंग रह जाते हैं। तो इस तरह से मेन डेटा जो है वो ये है कि लगभग 2 लाख ऑब्जेक्शंस में से हमने 1,65,000 जो हैं उनको डिसाइड कर दिया और 30-32,000 पेंडिंग है। इसमें हमने एक बात और की कि जो हमने पिछला रिकॉर्ड देखा उसमें हमारे पास जो हाउस टैक्स जमा करवाते थे वो लगभग 30 लाख की अगर मैं प्रॉपर्टीज मानूं तो 25% लोग जमा करवाते थे और बहुत सारा जो हाउस टैक्स है वो पेंडिंग है और उस पर पेनल्टी भी लग गई, इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है। तो हमने लोगों की सुविधा के हिसाब से, और ये टैक्स हमारे पास किसी तरीके से ज्यादा है, इसलिए हमने एक योजना निकाली और हमने इसके भी बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, बड़ा बड़ा इसको एडवर्टाइज भी किया कि 31 दिसंबर तक हम जितने भी लोगों का पेंडिंग हाउस टैक्स है उस पर जो पेनल्टी लगी है इंटरेस्ट की वो सारा वेव ऑफ कर दिया। और पिछले जो हफ्ते का जो हमारे पास एक किस्म से जो इनपुट्स आए हैं उसमें लोगों ने अपना वो जो इंटरेस्ट माफ करवाने के लिए लोगों ने टैक्स जमा करवाना भी शुरू किया। अब ये जो सारा प्रॉपर्टी आईडी का काम है ये पूरे हिंदुस्तान में केवल हरियाणा में ही हुआ है, बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी। अब इसमें जो ऑब्जेक्शंस आए उसमें किसी का नाम का ऑब्जेक्शन था, किसी का थोड़ा एरिया का भी ऑब्जेक्शन था, किसी की ऐसे थोड़े बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो उसमें पहले ये पावर हमने डीएमसीज को दी थी, हमने उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करके नीचे के लेवल पर हमने कहा कि भाई किसी का नाम अगर गलत है तो उससे एफिडेविट लो और उसका नाम ठीक करो, और किसी का 190 गज है वो कहता है 195 गज है तो वो एफिडेविट देकर कहता है तो उसको भी उसी लेवल पर दूर करो। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, अभी मैंने जो इनपुट भी लिया काफ़ी, लगभग मैंने हर महीने में सभी जिले के सभी जो डीएमसीज की हैं उनकी मीटिंग लेता हूँ, ये सारा अपडेट हम करते हैं। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि महीने 1.5 महीने में हम काफ़ी ठीक लाइन पर आ जाएंगे और एक दफ़ा ये सारा ठीक हो गया तो हमारा जो हाउस टैक्स है वो जो 7 लाख 7.5 लाख लोग देते थे 30-32 लाख में, और 42 लाख में से अगर हमने ये हाउस टैक्स ठीक से कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का कारण बनेगा, रेवेन्यू रिसीट्स का, और डेवलपमेंट में भी इसको लाभ होगा। एक तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैंने ये आपको बताना था। दूसरा विषय स्वामित्व योजना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग एक पर्टिकुलर तारीख तक 20 साल जिनको हो गए, जिनके पास दुकानें हैं, किराए पर हैं, तो उनको मालिकाना हक देने की बात की। तो उसमें भी जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो 7,077 थी और उनमें से 1761 एप्लीकेशंस को हमने अप्रूव किया और 1304 एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट की और 4012 एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। उसमें कोई ना कोई कमी या कोई ना कोई चीज रह गई तो उसको हम पूरा करके उनको भी हम स्वामित्व हक देने का काम करेंगे। ये काम प्रोग्रेस में है। तीसरी बात एडवर्टीजमेंट पॉलिसी, ये भी हमने एक पॉलिसी बनाई और हमने उन साइट्स को नेट पर डाला, उनके लिए बिडिंग को इनवाइट किया। तो ये काम भी प्रोग्रेस में है। इसमें लगभग 65 पार्टिसिपेंट्स आए और 342 साइट्स के लिए है और इसमें 197 जो हैं वो ऑक्शन, ई ऑक्शन हुई।
तो इसमें जो हमें 42 जगह से जो एक्सपेक्टेड इनकम थी वो 2.3 करोड़ पर एनम की थी, लेकिन हमें जो उनसे आई आमदनी, मतलब जो ऑक्शन के बाद जो हमारी कैलकुलेशन थी वो 5.92 करोड़ पर एनम की थी। और अभी तो ये बहुत थोड़ी साइट्स हैं, पूरी साइट्स को हम जब प्रोसेस में ई ऑक्शन कर देंगे तो इसमें भी हमें काफी लाभ होगा और डेवलपमेंट का ये हिस्सा बनेगी इनकम। फिर एक और जो पायलट प्रोजेक्ट था वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज का था। पूरे प्रांत में बहुत सारी कॉलोनियां अनऑथोराइज्ड बनी, किसी ना किसी वजह से बनी। अब उनमें लोग भी रहने लगे। अब लोग रहने लगे तो रोटी कपड़ा और मकान, ये सरकार का दायित्व है कि किसी तरीके से उनको रेगुलराइज करके उनको भी गवर्नमेंट की सहायता मिले। तो उसमें कई प्रकार के नियम बने। पहले नियम बना कि जो 75% बन गई, फिर नियम बना 50% बन गई। तो हमने उन नियमों में काफी रिलैक्सेशन करके हमने कहा कि 25% बनी तो भी ठीक, 50% बनी तो भी ठीक, 75% बनी तो भी ठीक। और हमने एक चिट्ठी निकाली कि जो भी अपनी कॉलोनी या कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपनी कॉलोनी को रेगुलराइज करवाना चाहते हैं तो वो हमें अप्लाई करें। तो ऐसी एप्लीकेशन हमारे पास यूएलबी की 2237 आई, 2237। और इनमें से हमने कहा कि भाई अपनी अपनी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या जो कमेटीज हैं वो रेजोल्यूशन पास करके भेजें कि भाई हमारी इस कॉलोनी को अप्रूव किया जाए। तो हमारे पास ये लगभग 1465 कॉलोनीज के रेजोल्यूशन हमारे पास आ गए और इनमें से हम रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं और काफी रिलैक्सेशन देकर काम कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में आपको इसका रिजल्ट पता लगेगा। फिर एक और पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, पार्किंग की मार्किंग। हमने सभी जिले के ऑनरेबल जो डीएमसीज थे उनको कहा कि शहर में कहीं भी कोई पार्किंग की जगह होती है, सिनेमाज हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, अब मान लो बहुत बड़ा एरिया है और कोई गाड़ी आया, वो गाड़ी कहीं तो खड़ी करेगा ना, वो अपने हिसाब से खड़ी करेगा। लेकिन मान लो हमने उसमें 100 डब्बे बना दिए। 100 डब्बे मीन्स जो 4 व्हीलर के खड़े होने के जो डिमेंशंस है वो भी लगभग हमने वो भी तय कर रखी हैं, 8 बाई 16 फुट, मोटरसाइकिल के 4 बाई 8 फुट और 4 व्हीलर के लिए 8 बाई 16 फुट के अगर डब्बे बना दिए और पहला व्हीकल आएगा तो वो किसी ना किसी डब्बे में खड़ा करेगा, ये स्वाभाविक रूप से। और ये तजर्बा मुझे हिसार में आया भी, हिसार में इसका काफी काम हो चुका कि लोग जहां जहां भी जो रेड स्केयर एरिया है, ग्रीन स्केयर एरिया है, जहां जहां भी हमने ये डब्बे बनाए हैं, तो मैं समझता हूं कि 60-70% गाड़ियां उनमें अपने आप खड़ी होती हैं, वहां कोई सिक्योरिटी का आदमी खड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हमने क्या किया कि जो मेन रोड्स हैं उनकी बाउंड्री लाइन उसको गहरा करवा दिया और हमने ये तय किया कि उस बाउंड्री लाइन से सड़क की तरफ अगर किसी का व्हीकल 6 इंच भी आ गया, यानी कि ए पार्ट ऑफ द व्हीकल इज आल्सो क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन टुवर्ड्स द रोड, तो उसको भी हम लिफ्ट करें। ऐसी हमारी योजना है। तो ये 2 चीजें करने से हमने कहा है, हमने सभी डीएमसीज को कहा है कि जितनी प्राइवेट पार्किंग है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, अपने ऑफिसेज में पार्किंग की व्यवस्था करें, पार्किंग की मार्किंग करें। तो इस पर भी हम ये समझते हैं कि इस पे हमें काफी सफलता मिलने वाली है, शुरू हो गई है। आप आइए, हिसार में काफी जगह आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी हमने टारगेट्स भी दिए। हमने गुड़गांव में, गुरुग्राम में कहा कि 15,000 4 व्हीलर के डब्बे बनाए, 15,000 2 व्हीलर के डब्बे बनाए, एक टारगेट दिया और उन्होंने लगभग 12,000 बना भी दिए।
फिर फरीदाबाद में हमने 10,000 का टारगेट दिया, 10,000 4 व्हीलर, 10,000 2 व्हीलर। फिर यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, इसमें हमने 5,000 का दिया टारगेट। और जो छोटे जिले थे वहां हमने 2,500 का। इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में 60,000 डब्बे 4 व्हीलर के और 60,000 डब्बे बाइक्स के बनाने का भी टारगेट दिया, जो कि काफी 70% हुआ भी है। इसकी और भी अग्रेसर हैं, और जहां पूरा हो जाएगा हमें लगेगा और बनाने चाहिए तो हम और भी बनाएंगे। ये हमारा पार्किंग की मार्किंग, हमने नारा दिया पार्किंग की मार्किंग। फिर एक नारा हमने दिया साफ सिटी सेफ सिटी, स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर। तो इसमें भी हमने वर्क किया है कि किस तरह से एक टिपर जो है वो कितने घर कर सकता है डोर टू डोर कलेक्टर करने में, फिर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस करना। ऐसे करके भी हमने पूरे हरियाणा में 13 क्लस्टर बनाए, 13, जिसमें एक क्लस्टर जो सोनीपत पानीपत का है वहां ये काम चल रहा है। दूसरा क्लस्टर जो है वो गुड़गांव और फरीदाबाद का है, उसमें वर्क अलॉट हो चुका, उसमें काम शुरू हो चुका। एक जमीन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो भी लगभग फाइनल हो गई। तो आने वाले 6-8 महीने में मुझे लगता है कि वहां भी वो प्लांट लग जाएगा और वो काम पूरे रूप से शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3 जिले ऐसे हैं, 3 क्लस्टर, करनाल, कैथल, थानेसर का एक है, सिरसा का एक है। यहां इन दोनों जगह भी हमने वर्क अलॉट कर दिया है कंपनी को, तो वहां भी काम शुरू हो जाएगा। और भिवानी में अभी काम हमारा अलॉट होना हो चुका, वो भी हो चुका है भिवानी का भी। बाकी जो क्लस्टर बचे वो अंबाला, यमुनानगर, रोहतक, बहादुरगढ़, हिसार, फतेहाबाद, जींद, रेवाड़ी, पलवल, बुढ़ाना, फरुखनगर, पंचकुला, ऐसे ये जो स्थान हैं, इनमें अभी पूरे काम पर नहीं पहुंचे, लेकिन इसका प्रयास है कि सभी जगह हम ये टेंडर लगाएं और ये काम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है इसको एब्जॉर्व करें। जहां बहुत जगह हमारा लगभग कितना लिगेसी वेस्ट कितना है हमारा, लिगेसी वेस्ट 1 लाख टन है ना? हाँ, 101 लाख मीट्रिक टन ये हमारा लिगेसी वेस्ट है। और इसमें से लगभग 40 लाख मीट्रिक टन को हमने एब्जॉर्ब भी कर दिया। बाकी इसका फायदा क्या है कि जो लिगेसी वेस्ट है तो वो बहुत सारी जगह घेरता है। जब इसको हम खत्म कर देते हैं तो फिर वो जगह हमारे को एक यूज करने के लिए अवेलेबल होती है। और वैसे भी लिगेसी वेस्ट जहां पड़ा होगा वहां गंदगी, ये वो फाउल स्मेल ये सब होती है, तो इसको दूर करने के लिए इसकी तरफ स्पेशल ध्यान हम लोग दे रहे हैं। एक हमने 2-3 पोर्टल्स खोले हैं। एक है HEWP, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। अब इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो किसी भी काम को जब तय करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको इस पोर्टल पर लोड करते हैं। तो लोड करने के बाद उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल, वर्क टेंडर और फिर वर्क अलॉटमेंट एंड वर्क कंप्लीशन एंड द पेमेंट आल्सो, वो सब की सब ई लाइन पर ऑनलाइन हो जाती है। तो इससे कोई किसी को किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब ये भी इनिशियल स्टेज पर है और अभी तक हमारे पास जो टोटल यूएलबी की जो आई थी प्रपोजल वो 3,402 की थी। और ये पोर्टल केवल यूएलबी के लिए नहीं है, अदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक हेल्थ है, उनके लिए भी है। तो टोटल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं 8,790 है, जिसमें से यूएलबी का हिस्सा 3,402 का है। और इसमें डीएनआईटी जो है 3,402 में से 2,613 की बन चुकी और टेंडिंग प्रोसेस जो है वो 2,550 पर चालू है। और वर्कलोड भी लगभग 665 पर हम कर चुके हैं। ये आंकड़ा मैंने आपको केवल यूएलबी का दिया है। फिर 2-3 चीजें और भी हैं। सब डिवीजन पॉलिसी, जैसे पहले
प्लॉट था उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो पहले हमने एक पॉलिसी बनाई थी तो जिसमें ये तय किया था कि 200 गज का मिनिमम प्लॉट हो और उसमें उसकी सब डिवीजन 100 गज तक हो जाए, यानी कि 100 से कम ना हो। लेकिन उसमें काफी लोगों का सुझाव आया कि जी बहुत छोटे छोटे प्लाट हैं, तो उसको भी हमने 200 की जगह 100 और इंडिविजुअल आफ्टर सब डिवीजन 50-50 का वो हमने कर दिया। हमने ट्रेड लाइसेंसेस भी दूर करने का काम किया है। हमने एक पोर्टल नगर दर्शन का भी खोला है। जैसे ये मैंने आपको पहले एक बताया, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो है वो तो फॉर दी डिपार्टमेंट्स है, ये हमने जनरल पब्लिक के लिए खोला। कोई भी व्यक्ति अपने एरिया में अपना एरिया उस पोर्टल पर खोलेगा, खोलने के बाद वो ये कहेगा कि ये गली खराब है। अगर ये गली खराब है, उसकी लेंथ वगैरह लिखेगा, उसका रफ एस्टीमेट भी लिखेगा, तो उसको उस एरिया का जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है वो वेरीफाई करेगा, या तो पार्षद करे या एमएलए करे या एमपी करे। वो वेरीफाई करने के बाद उसका एस्टीमेट बनेगा, उसमें वो अप्रूव होगा और रिजेक्ट भी हो सकता है। अप्रूव होने के बाद फिर उसका वर्कलोड और टेंडर और सारा कुछ, वो सारा भी ऑनलाइन। इसको हमने नाम दिया है नगर दर्शन का। हाँ जी, नगर दर्शन के आवेदन हैं क्या? 354 जो आए हैं, वो 485 आए, 354 उसमें से रिकमेंड कर दिए। तो ये इस तरह की कुछ मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई, और भी कुछ रह गई होंगी तो आपका स्वागत है। यथासंभव अपनी बुद्धि के हिसाब से मैं आपको ऑनेस्टी से जवाब देने का प्रयास करूंगा। सर, ये प्रॉपर्टी टैक्स है प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल कितना पेंडिंग है अभी? ये लगभग 1000 करोड़ के लगभग। और आप जो वेवर दे रहे हैं, हाँ। इंटरेस्ट वो कितना दे रहे हैं? वो उसमें अलग अलग डिपेंड करता है। इसमें से हो सकता है 20 to 30% तक वेव ऑफ हो सकता है। 30 करोड़ के आसपास का वेवर हो सकता है। इसके रिस्पांस को देखते हुए आप कोई इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं पीरियड को? ये विषय हम 31 के बाद फैसला करेंगे। ये जहाँ पे यूएलबी और एचएसबीपी का इकट्ठी टेरिटरी चलती है, वहाँ कई तरह के मतलब आते हैं सामने, इश्यूज भी आते हैं। उसके स्थायी समाधान के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो एचएसबीपी ने जो एरिया हमें ट्रांसफर कर दिया उसको हमने टेकअप कर दिया और उसकी जिम्मेवारी हमारी है। इतना ही मैं आपको कह सकता नहीं, जिस तरह से पंचकुला की बात लें, नगर निगम चाहता है कि कई जगह नाइट मार्केट बने, किसी जगह पे बने, और वो पैसे भी खर्चे इनिशियली, लेकिन एचएसबीपी ने उसकी फिर अप्रूवल नहीं दी। मैं तो इस तरह के इश्यूज थे, ये तो मैं पंचकुला की बता रहा हूँ, और भी होंगे स्टेट्स। तो मैं समझता हूँ कि जो वाई दी यूएलबी टेक द परमिशन फ्रॉम दी एचएसबी, वो तो फिर आप वहाँ लोकल अथॉरिटीज पंचकुला वालों नहीं, मैं आई विल लुक इनटू द मैटर। उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं ये आपका विषय ध्यान, नाइट मार्केट का था सेक्टर 20 में लगनी थी, तो इस तरह के विषय तो कई जगह। अगर वो हमारे एरिया में ही लगनी थी, देखिए उनके एरिया में लगेगी तो वो सोचेंगे, लेकिन हमारा एरिया है तो फिर हमारी मर्जी है। इसमें देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द एचएसबी। और अगर कोई ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट है, वी विल चेक इट, कोई बात नहीं। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि जो 20 साल के किराएदार हैं आपके, हाँ जी, उनको आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, उनके नाम लिस्ट हाँ कर जी, रहे हाँ जी। हो। तो क्या इसमें कुछ समय घटाने की भी है सोच के 20 साल से कुछ कम कर दिया जाए? या जो रिजेक्ट हुए हैं आपके 300-400 केसेस जो रिजेक्ट हुए हैं, वो क्यों हुए? नहीं, ये जो ऐसा है, इसमें मैं आपको बताऊं, जो से 7077 टोटल आई हैं एप्लीकेशन, हमने यूएलबी ने जो अप्रूव्ड की हैं वो 1761 हैं और 1304 हमारी रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब कोई ना कोई उसमें कमी होगी, या तो किसी ने कट ऑफ डेट के बाद अप्लाई किया होगा, या कुछ ना कुछ कोई भी कमी हो सकती है। लेकिन इसमें जो बात शायद आप पूछना चाहते हैं कि ये जो 4012 अंडर प्रोसेस हैं, इनमें हमारे साथ थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वो उनका जो मालिक है वो हम नहीं है। उनमें कुछ के मालिक पीडब्ल्यूडी है, कुछ की मालिक इरिगेशन है, कुछ का मालिक मार्केटिंग बोर्ड है। लेकिन ये पॉलिसी पास की है अर्बन लोकल बॉडी ने,
तो हमारा एक प्रपोजल सीएम साहब को ये तो हमने दिया है कि आप पीडब्ल्यूडी को भी और इरिगेशन को भी, मार्केटिंग बोर्ड को भी ये डायरेक्ट करें कि वो भी ऐसी पॉलिसी लाएं, और क्योंकि इट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। लेकिन बेसिकली जब शुरू किया तो प्रोबेबली इट वाज थॉट दैट इट बिलोंग्स टू यूएलबी, लेकिन जब इसको हमने प्रोसेस में किया तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आई, तो इस प्रॉब्लम का समाधान इस तरह से करेंगे कि वो भी इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें। ये सीएम साहब को दे दिया लिखित में कि ऐसा करें, ये वाला पीडब्ल्यूडी वाला ये अभी चल रही है। चल सीमा देंगे आप, देंगे सीमा हम। घटाने- समय सीमा घटाने पे कुछ सोच हुई जी, 20 से कुछ कम करने की? नहीं, उस पर तो अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन गुप्ता जी, जो आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की, तो इसमें जो आपने 5,000 रुपए की राशि रखी है तत्काल में ठीक कराने का, हाँ जी, तो इससे भी क्या कहते हैं, हम तत्काल में भी नहीं हो पा रहा है लोगों को। नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक और मैं आपको छूट हमने दी है कि पहले कुछ लोगों को रूटीन में भी जो चेंज करवाते थे तो उनकी कोई फीस थी, वो फीस हमने 31 मार्च तक वेव ऑफ कर दी। कोई भी चेंज करवाएगा उसकी कोई फीस नहीं लगेगी 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023। गुप्ता जी, अवैध कॉलोनी में कितने आपके पास अभी तक आ गए और पक्की हो गई, और उनको टाइम लिमिट दिया है कोई चीज? मैंने आपको बताया अवैध कॉलोनीज जो हैं हमारे पास टोटल 2237 आई। 2237 के बाद जो रिजोल्यूशन आए वो 1399 आए, और 61 हमारे पास आई आरडब्ल्यू एसोसिएशन की तरफ से, तो हमारे पास ये 1465 हो गई। अब 1465 में से अलग से आ रही है सर। हाँ, ये तो मैंडेटरी कर दिया ना सर पहले हमने, 1359 में से ही है सर ये 66 जो जल्दी बताया गया था। अच्छा, हमारे एसीएस साहब कह रहे हैं कि ये 1399 में जो 66 है ये उसमें इंक्लूडेड है, क्यों? हाँ सर उसमें बेसिकली ये हुआ था कि क्यों हमारे पास जितने आवेदन आए थे ये इंडिविजुअल ने किए हुए थे। हम चाह रहे थे कि कम से कम उसकी क्या कि उनकी आरडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूट हो, और आरडब्ल्यूएस का कि कई कॉलोनी में दो संस्थाएं बनी हुई है, एक ने अप्लाई कर दी। नहीं, वो भी हमारे पास तो थी नहीं, 2 भी कर दें, 1 भी कर दें, हमारे लिए सफिशिएंट है वो। तो अब ये क्योंकि ये काम अभी शुरू किया गया था करीब 10 दिन पहले, इस 10 दिन के अंदर 66 का आ चुका है, बहुत जल्द बाकी भी आ जाएगा। हम रिलैक्स्ड नॉर्म्स करके इसको जल्दी ही, मतलब उम्मीद है कि जो ही रेजोल्यूशन आएगा। 2 महीने कब तक अप्लाई कर सकते हैं या कोई अप्लाई करने के लिए तो ओपन एंडेड है अभी तक, आगे भी कर सकता है आदमी, उसका प्रोसेस जो है चलता रहेगा, परंतु अभी रेगुलराइज उनकी होगी जिनके आरडब्ल्यूएस के रेजोल्यूशंस भी आ जाएंगे हमारे पास। ओवरऑल सरकार का मन ये रेगुलराइज करें। हाँ सर, उसमें हम मेन तो इंटरनल रोड का अच्छी हाँ, मैं वो भी बता देता हूँ कि जैसे हमने पहले कहा कि भाई मिनिमम जो रोड है, गलियां हैं, वो 6 मीटर की होनी चाहिए। तो 6 मीटर की जितनी भी कॉलोनियां थी वो बहुत कम थी, तो फिर हमने उसमें थोड़ा और रिलैक्सेशन किया। तो इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते ब्लाइंडली कि हमारे पास जी ये इतनी आई है सारी की सारी। किस इलाके में सबसे ज्यादा कॉलोनियां बनी हैं? आज आपने भी अखबारों में देखा होगा, प्रॉपर्टी आईडी की जो पूरे कंट्री में हरियाणा अग्रिम है, लेकिन कांग्रेस की जो नेता हैं उनका आरोप ये है कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे घोटाला हो रहा है। शायद आपके ध्यान में आया होगा। तो ये क्या माजरा है जिसको डबल कह रहे हैं कि पैसे दे दिए गए, अवधि बढ़ा दी गई उसकी, जो कंपनी है? नहीं, घोटाले की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गलतियां हैं, और गलतियों भी जो मैं एक बात और भी कह दूं कि जो हमने कहा कि जो 42 लाख में से 3,10,000 ऑब्जेक्शन आए, अब ये हमने नोटिस भेजने के बाद ये ऑब्जेक्शन आए। हम ये दावा नहीं करते कि जो 39 लाख है वो ठीक है। अब लोगों ने नहीं ऑब्जेक्शन किया। अब आज भी हम बोर्ड लगा रहे हैं, बोर्ड लगाने के बाद भी 1,98,000 आए। अब 1,98,000 आए तो हम उनको ठीक करेंगे, और हम ये प्रोसेस जो है ये, क्योंकि इट इज ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, अब कोई इसमें मल्टीफैक्टोरियस चीजें होती हैं, इसमें कंपनी भी डिफॉल्टी हो सकती है, इसमें हमारे अधिकारी भी डिफॉल्ट हो सकते हैं, और इसमें जो पब्लिक है वो भी डिफॉल्ट हो सकती है। वो गए किसी के पास
नंबर एक तो कंपनी वाले ना गए हों, इनकॉम्पिटेंट हों। नंबर दो, अगर गए तो मान लो मेरे घर पर गए, मेरा भाई मिला या मेरी वाइफ मिली, उसको नहीं पता कंपनी किसके नाम है, या फिर थोड़ी सी हमारी नीयत भी ऐसी रहती है कि मान लो 400 गज है, 400 गज बता दिया तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, वो 300 बता दिया। अब वो जब बाद में ये सब चीज़ें उनको ये लगा कि भाई ये तो मैंडेटरी हो गया, तो अब वो सब चीज़ें ठीक करवाने पर लगे हुए हैं। तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, हमने जो डिपो होल्डर्स का काम ऑनलाइन किया, उसमें भी हमें बड़ी दिक्कतें आई। उसमें एक था कि एजेंसी ने किया है, सर्वे किया, अगर उसने गलत किया तो उसमें पेनल्टी लग रही थी। नहीं, गलत किया तो उसमें पेनल्टी लगने के बजाय आपने उसको पूरी पेमेंट कर दी। नहीं, ऐसा है, गलत किया, ये रिकॉर्ड कहाँ है? आरोप तो यही आ रहा है। नहीं, एक मिनट देखिए, आपको कह रहे हो कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए। एवरीथिंग जब उन्होंने गवर्नमेंट को सेट किया और गवर्नमेंट के हमारी 89 यूएलबीज ने उसको वेरीफाई किया, तो उसमें से उन्होंने फिर सर्टिफिकेट दिया है हमें। उन्होंने 10% एट रैंडम को चेक करके और जितनी भी उसमें गलतियां थी उसको देख के एक सेटिस्फेक्शन का सर्टिफिकेट दिया है। उस सर्टिफिकेट के बाद उस डेटा को हमने एनडीसी पोर्टल पर डाला है। कहने की बात अलग होती है, आप रिकॉर्ड लाइए। नहीं गुप्ता जी, बात ये है कि अगर कंपनी ने उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो गई है, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? होगी तो आप करेंगे, वापस लेंगे पैसे? नहीं, देखो ऐसा है ना जी कि कोई भी चीज इस प्रकार की सर्वे जो होता है ना 100% करेक्ट जो भी थी, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उतनी उसको अलाउड है गलतियां भी होना। तो उस जो सर्टिफिकेट दिया है एजेंसी हमारी कमिटीज ने, उन्होंने ये दिया है कि अलाउंस लिमिट के अंदर ही इनकी गलतियां हैं जो रैंडम चेकिंग में पाया गया है। तो इसलिए वो 1% तक तो ह्यूमन एरर है ना, कम से कम। एक ये सर ये भी कह रहे हैं कि 18 करोड़ का कोई ठेका था, उसको पैसे दे दिए 40 करोड़ के आसपास, ये भी आरोप जो है आया है। क्या ऐसा है? ऐसे मुझे कोई जानकारी में नहीं है। अगर अब आए तो अब दो ना मुझे। नहीं, पैसे कह रहे कंपनी को डबल दे दिए। आप कोई भी इंक्वायरी करवाएंगे, हम उसकी एक स्टैंडर्ड उसकी इंक्वायरी करवाएंगे और दोषी कोई भी हो, ही विल बी पनिश्ड, 100% पनिश्ड। तो आप इस पूरे केस में इंक्वायरी करवाएंगे? करवा देंगे, आप लिख कर दीजिए हमें। जो कंपनी हायर की आपने सर्वे के लिए, वो तो टेंडर प्रोसेस से हायर की होगी। हाँ जी, वो तो 4 साल पहले मैंने बताया ना, 4 साल। हाँ जी, टेंडर की कंडीशंस होंगी कि हाँ जी, हाँ। तो क्या कंपनी ने टेंडर की जो कंडीशंस थी उसके बियॉन्ड जाके कोई काम किया क्या इसमें? नहीं, अब मैं इतनी पर्टिकुलर डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जो भी काम हुआ है वो विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ दी रूल्स हुआ है। और अपने को अगर कहीं भी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी लगता है, वी विल गेट द इंक्वायरी डन एंड द पर्सन हूसोएवर मे बी रिस्पॉन्सिबल विल बी पनिश्ड। सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है इसमें, प्रॉपर्टी सर्वे कितना पैसा लगा है? ये मैं अभी तो क्योंकि इसका मुझे नहीं है रिकॉर्ड, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़। क्या गुप्ता जी, इसमें जो ये प्रॉब्लम जो है, इसमें है कि कंपनी ने तो मौके की स्थिति के हिसाब से ली या रजिस्ट्री के हिसाब से कुछ दूसरा जाती है? ये तो रजिस्ट्री के हिसाब से शायद दर्ज कर रहे हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी है, इट इज नॉट वैलिड फॉर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के लिए तो आपका जो रजिस्ट्री के कागज हैं वही वैलिड होंगे। ये हाँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड के, ये उसके लिए नहीं है। ये तो इसलिए सारा सिस्टम किया कि एक इंच जमीन जो है वो हमारी नप जाए। इस तरह की बेनामी प्रॉपर्टीज जितने भी होंगे और अनेक प्रकार का जो, इसको देखो, सिस्टम को ठीक सेट होने में समय लगता है। मैं आज ये क्लेम नहीं कर रहा, इसका रिजल्ट तो 2-3 साल के बाद आएगा। और रिजल्ट जो है वो कोई मेरे बताने से नहीं होगा। रिजल्ट आएगा कि हमें कितना टैक्स रेवेन्यू में मिलता है। मंत्री जी, और फिर ये एनडीसी लेने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन मिलेगा। मंत्री जी अभी ऐसे आ जाएंगे। एंक्रोचमेंट कितनी निकली है आपकी लैंड पे, कितनी एंक्रोचमेंट निकली है इसमें जब पूरे सर्वे में? नहीं, इसमें इंक्रोचमेंट की का तो इसमें कोई
मंत्री जी, जो एसी साहब ने अभी कहा कि 5% हमने उनको अलाउड किया हुआ था गलतियों के लिए, हाँ। अगर 5% से ज्यादा आती हाँ। गलतियां पाई जाती हैं, तो उस कंपनी को हाँ, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा वो करेंगे। सर, जो आपने कहा 1000 करोड़ का बकाया है, वो तो हाउस टैक्स वाला है। हाँ, हाँ। कुछ और आउटस्टैंडिंग है और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर पे भी कुछ बकाया होगा आपका, तो क्या अलग अलग है इसका डेटा? वो तो जिसका भी होगा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि चाहे वेदर द बिल्डिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, एवरीबॉडी विल हैव टू पे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अकॉर्डिंगली दे के कंसर्न डिपार्टमेंट को देगा। वो एक अलग बात है कि उससे मान लो बिजली का बिल है, मान लो यूएलबी को बिजली का बिल देना है, बिजली का बिल तो यूएलबी को देना पड़ेगा, बिजली का बिल दे, और उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग बिजली बोर्ड ने यूएलबी से किराए पर ले रखी है तो उसका किराया वो यूएलबी लेगी, और वो वहाँ एक इसके लिए हमने शायद एक ऑफिसर भी तय किया है कि वो नोडल ऑफिसर, कि वो ये सब खाते बराबर बराबर जो भी कुछ है घटा बढ़ा इस समय हैंडी डाटा है जो सरकारी बिल्डिंगों में कितना हमारा बकाया है? अब मैं अभी तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन वो अवेलेबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमारी असेसमेंट से 200 करोड़ है करीब सर। 200 करोड़ हमने देना है, नहीं लेना है सर। 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एसीए साहब बता रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए हमने लेना है। तो इसके अलावा हाउस टैक्स के अलावा भी आउटस्टैंडिंग होगी, वो क्या कौन कौन सी? नहीं, वो जैसे डेवलपमेंट चार्ज है। अब डेवलपमेंट चार्ज के बारे में भी देयर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए, देयर आर फोर टाइप ऑफ सोसाइटीज, जैसे रिहेबिलिटेशन है, टीपी स्कीम की है, मार्केटिंग बोर्ड की है। इस तरह में ऑलरेडी डेवलपमेंट चार्जेस पेड है, इनसे डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिया जाएगा। कुछ यूएलबीज ने इनका डेवलपमेंट चार्जेस उस पर लोड कर दिया, जो कि हमने कहकर हटवा दिया, और कहीं से नहीं हटा तो वो हट जाएगा। ठीक है। डेवलपमेंट चार्जेस जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है और जो ऑथोराइज्ड बन गए, उनकी कोई भी पहले रजिस्ट्री करवाएगा उससे डेवलपमेंट चार्जेस लिया जाएगा। वेरी क्लियर। ये जो आपने एडवर्टीजमेंट पॉलिसी पीछे रिलीज की है सीएम साहब ने, वो बहुत बढ़िया थी। चलो भी शहरों में पर्टिकुलर मतलब Thank you. तो अर्निंग होगी म्यूनसिपल कमेटीज को, सबको। मगर जैसे पंचकूला में आप जाइए, कभी आप जाते भी होंगे, आपने देखा होगा सभी जितने भी मेजर चौक्स हैं, राउंड अबाउट्स हैं, उन पे डिजिटल एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो रही है, जो कि ड्राइविंग पर्सन्स को बड़ी दिक्कत होती है। उसमें कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। मगर ये मतलब कोई पॉलिसी ऐसी भी है कि राउंड अबाउट्स पे भी लगा सकते हैं, उसमें पॉलिसी में कोई नहीं, उसके लिए सब साइट्स फिक्स हैं, और उन साइट्स पर अगर नहीं लगती तो दैट इज इलीगल। वो हम उसको पूरा चेक करने का प्रयास करेंगे, और कोई आपके ध्यान में आता है तो आप नोट कर लिया। एक मेजर सवाल, सरकारी जमीन पे लोगों ने कॉलोनी बना ली, कब्जा कर लिया मुद्दा की जमीन पे जो नगर निगम के अंदर आती है, क्या उनको भी आप रेगुलर करोगे? नहीं, वो कैसे रेगुलर हो सकती है? नहीं, क्या यहाँ पर वो कॉलोनी बस चुकी है, 85% 90% तक वो बस चुकी है, खाली आप करा नहीं पा रहे, बिजली कनेक्शन पानी कनेक्शन आपने दिए हुए हैं, उसके ऊपर क्या सरकार एक्शन लेगी? नहीं, उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो लेगी। गुप्ता जी, आप नगर पालिकाएं आपके अंदर है, और सबसे बड़ी समस्या जो नगर पालिका और नगर निगम की आ रही है, उनका कूड़ा उठाने और उनको फिर एक जगह डंप करने। जहाँ वो डंप करते हैं कई बार खाली करवा देते हैं। कालका की प्रॉब्लम है, वहाँ कूड़ा इतने समय से पड़ा हुआ है, और जो नगर पालिका ने जगह ली थी उसको खाली करवा दिया 4 दिन बाद। ये जो हमारे 13 क्लस्टर्स हैं, जब ये पूरे होकर हो जाएंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो कहीं कहीं डाल देते हैं ना। अब वो जब हमारा ये सारा लैंड का और ये सब इशू सेटल हो जाएगा तो लीगेसिटी वेस्ट तो बचेगा ही नहीं। अब जब दिल्ली आप मुकरबा चौक पर जाते हैं तो लेफ्ट साइड को पहाड़ का पहाड़ बना हुआ है ना। तो दिल्ली का चुनाव इसीलिए हो गया ना कि तो यहाँ भी कब टाइम की लिमिट है कोई? नहीं, वी आर डूइंग। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई कि कहाँ हमारा प्लांट शुरू हो गया, कहाँ का टेंडर अलॉट हो गया, कहाँ का वर्क अलॉट हो गया। मैंने आपको पूरी डिटेल। थोड़ा समय और भी लग सकता है। पंचकूला में पिछले दिनों डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, 2-3 दिन डंपिंग ग्राउंड को लेकर। नगरपाल के सेक्टर जितने भी हैं वहाँ इतनी बदबू आती है। ये समस्या कॉमन है। जहाँ भी हम ये डंपिंग यार्ड बनाते हैं
और जैसे कोई भी कई व्यापारी भाई आते हैं हमारे पास के जी हमारे इसमें मार्केट में टॉयलेट नहीं है, तो हम कहते हैं बताओ भाई कहाँ बनाए, क्योंकि कोई भी अपनी दुकान के आगे नहीं बनने देता। तो डंपिंग यार्ड तो चाहिए, लेकिन हमारे गांव में नहीं होना चाहिए। एनजीटी ने 9 करोड़ का फाइन भी उस पे लगाया है, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव साइड का कुछ हो रहा है फाइनल? एक करके पूछिए प्लीज। तो शुरू कराइए। हाँ करवाओ चाहे। सर जिस तरीके से आपने बताया कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, चाहे हम हाउस टैक्स की बात करें, रिलीजमेंट पॉलिसी की बात करें, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं सीवेज की सफाई कर्मचारियों के 10 महीनों के अंदर 20 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है, उसको लेकर उनको इक्विपमेंट कब प्रोवाइड करवाई जाएगी और मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या प्रदेश के अंदर होती है नहीं होती है, और वाटर ड्रेनेज हर साल ये समस्या आती है। हमारे कोई सीवेज कर्मचारी के लिए ये आप यूएलबी की बता रहे हैं या पब्लिक हेल्थ की बता रहे हैं? दोनों का मिक्स ही है सर। नहीं मिक्स तो नहीं, हमारा अलग है, हमारी नहीं है यूजुअली ये प्रॉब्लम। वाटर ड्रेनेज हाँ वाटर ड्रेनेज तो हमारे अमरूत में और उसमें सब प्रदेश के अंदर हाँ। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे आपने वाटर ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करी और आगामी दिनों में वो समस्या नहीं आएगी? वाटर ड्रेनेज भी प्राइमरीली पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखता है जी। हरियाणा के अंदर विभाग मुख्य रूप से सिर्फ 5 जगह देखता है 89 में से, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल और सोनीपत। हाँ वहां पर भी है समस्या है, परंतु अमृत योजना के तहत काफी काम पहले करवाया गया है और अब अमृत 2 आ गई है जिसके अंदर बकाया हुआ काम है। मानता हूँ काम काफी बकाया है, अमृत 2 के अंदर उसका बकाया काम को कंप्लीट किया जाएगा। अमृत 2 अभी जस्ट शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स का उसका पूरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर शामिल हो। 1-2 चीजें मैं और आपके ध्यान में ला दूं, पिछले पेज पे थी एक्चुअली। हमारे पास स्टाफ कम है, इसके लिए हमने 40 जेईज जो रिटायर्ड हैं उनको लेने का हमने किया है, उसमें कुछ आ भी गए हैं हमारे पास, और ऐसे ही 20 एसडीओ का लेने का है। और हमने जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, इलेक्ट्रिकल, उनसे भी हमने कहा है कि इफ दे कैन स्पेयर दी इंजीनियर्स तो वी आर रेडी टू टेक। मंत्री जी एक नई भर्ती के लिए हमने 2000 फायर में और 1000 यूएलबी में, जो ये हरियाणा सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनको हमने भेजी हुई सिलेक्शन के लिए। अब ये ग्रुप सी का माता मनसा देवी के अराउंड हमने कुछ एरिया को होली एरिया डिक्लेयर करने का भी विचार किया है, ताकि उसमें कोई अल्कोहल वगैरह ना आ सके। एक मंत्री जी मैं गर्दिश से चौहान, एक सोनीपत में राजीव गांधी हब है यूनिवर्सिटीज की, बहुत बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, वो लाखों फीस लेती है, लाखों रुपए स्टूडेंट की फीस लेती है, क्या उसका सरकार को रेवेन्यू अच्छा मिलता है हमसे? क्या दोबारा? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी नाम की हब है बनी हुई, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सिटी, उसका क्या इतनी लाखों फीस लेती है वो स्टूडेंट से, क्या हरियाणा गवर्नमेंट को उसका कोई लाभ है? हमारे विभाग का नहीं है सर, अर्बन लोकल बॉडीज का नहीं है सर लाभ। तो इट हैज नो रिलेशन विद द प्रोबेबली अर्बन लोकल बॉडी। सर मेरा रिलेशन है सर, वो आप इतनी रेवेन्यू इकट्ठी कर रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है वहाँ पर, हमारी हरियाणा की आप हम चेक करा लेंगे, कोई बात नहीं। लाखों रुपए फीस लेते हैं वहाँ से, तो फीस लेना तो ठीक है, पहला बात तो हमें यही पक्का नहीं है कि वो म्युनिसिपल लिमिट के अंदर है या नहीं है। हमारे टैक्सेशन है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रॉपर्टी टैक्स है, वो उनके ऊपर लागू होगा। सर मुझे इतना पता कि हरियाणा की जमीन पे बनी है। नहीं, हरियाणा की जमीन तो है, वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन है जिसपे एजुकेशन। इट इज नॉट प्रोबेबली इन आवर परव्यू। गुप्ता जी, आप जब मंत्री बने थे तो बड़े आपने निगमों में छापे मारे थे, हाँ। और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की, कुछ हो पाया? मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज 100% नहीं हुआ करती। आपको मैं बताता हूँ, इस चीज का आपको शायद पता नहीं लगता, ई अटेंडेंस लेता हूँ हफ्ते में 10 दिन में 9:02 पर हमारे डायरेक्टर साहब 4 जिलों में लैंडलाइन पर फोन करते हैं, और जब लैंडलाइन पर फोन करते हैं तो जो डीएमसी की अटेंडेंस तो वहीं हमें पता लग जाती है, और फिर उनको ये कहते हैं कि आपके अंडर जितने भी यूएलबीज हैं
सबके जो अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं उनकी फोटोकॉपी 9:15 तक हमें भेज दो और हमें मिल जाती है, और उनमें हमें जो एब्सेंट मिलते हैं उनकी हम एब्सेंट लगाकर 1 दिन की तनख्वाह करते हैं। इस तरह के औचक निरीक्षण हम करते हैं, और पर्सनली जाकर भी हम कहीं ना कहीं ये काम करते हैं, और इसका बड़ा इफेक्ट भी आया। हमने कई लोगों की 1 दिन की तनख्वाह काटी भी है। तो बायोमेट्रिक नहीं है? बायोमेट्रिक अभी सभी जगह नहीं है, मेरे ख्याल में एक आधी जगह ये शायद। सर प्रैक्टिकल नहीं है वैसे लागू तो काफी क्या करने जा रहे हो जिस तरह से चल रहा है, और भी कोई ये तो सिस्टम में आप सुधार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहा था मैं तो, ये तो सिस्टम में सुधार किया नहीं, किसी भी चीज में अगर सुधार होता है तो इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार तो कम होता ही है। समय क्या कोई पोर्टल ऐसा भी आ रहा है जो ये पशु बेसहारा हर शहर में खुले हैं, पोर्टल पे आ जाए, ये भी लोग मरने से बच जाए, कोई पोर्टल ऐसा भी बना हुआ? मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि हिसार से बिलोंग करता हूँ तो मैं हिसार का उदाहरण आपको देता हूँ। हमने भी कहा ये कि हम पशु रहित हिसार करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन हमने क्या किया जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, हमने वो किया। हमने 50 एकड़ जमीन दी, नगर निगम को दी, नगर निगम ने उसकी 4 दीवारी करवाई। 4 दीवारी करवाने के बाद बाड़े बनवाए, शेड्स बनवाए, उसमें 3000 पशु हमने उसमें डाला। लेकिन वो पशुओं की मतलब 50 एकड़ जमीन, अब वो कई आप जैसे भाई मेरे से पूछ लेते हैं तो मैं जो जवाब देता है वो कोई बहुत ज्यादा करेक्ट तो नहीं है, पर थोड़ा सा मैं ये कहता हूं कि वो 3000 पशु अगर आज मैं सड़क पर छोड़ दूं तो क्या हाल नजर आएगा। मतलब हमने प्रयास किया है, लेकिन हमें अभी पूरी सफलता नहीं मिली। मुझे ये आपके सामने मानने में कोई हेजिटेशन नहीं है। हम वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम किस तरह से इनको हम क्या है कि हम जितनी भी गौशाला हैं उनमें भी भेजते हैं, 200 200 300 300 उनमें भी भेजा है। अब इसमें समस्याएं मल्टीपल हैं। कुछ जो साथ के लगते प्रांत हैं जो हैं वो फुल खाली छोड़ के रात को तट पर छोड़ जाते हैं और छाड़ जाते हैं, बट स्टिल वी वांट टू मैनेज इट एंड वी आर ट्राइंग फॉर इट कि भाई ये किसी तरीके से मैनेज हो। सर लेकिन पशुपालन विभाग के अफसर तो कह रहे हैं कि हमारा पशु मुक्त कर दिया हमने स्टेट। पता नहीं, मैं तो नहीं मैं पशु मुक्त तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ, किसी और की जिम्मेवारी नहीं ले सकता। सर आपसे सवाल था गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल था जी सर, वो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप किसी नगर पालिका को सीधे निगम बना सकते हैं? सीधे निगम मतलब जी? आप उसको नगर निगम बना देंगे? नहीं, उसके अंदर क्राइटेरिया है। नगर निगम बनाया नया तो लोग मतलब जो है नगर पालिका और नगर परिषद को अपग्रेड करने के लिए आपको आवेदन देते हैं, तो मानेसर निगम ऐसे एकदम कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई इतनी लगभग आबादी होनी चाहिए, इतने परसेंटेज पॉपुलेशन जो है उसकी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होनी चाहिए, उस तरह का सारा नॉर्म्स है। कुछ उन नॉर्म्स के बाद भी एक जो कंसर्न्ड डिविजनल कमिश्नर इन केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं, कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी जब रिकमेंडेशन आती है उसको सरकार के स्तर पर अध्ययन किया जाता है और तब डिसाइड किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी सीधा कमेटी बनेगा फिर काउंसिल बनेगा फिर निगम बनेगा। 10 साल लोग डिमांड करते हैं एकदम निगम बन गया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो एक काफी एरिया HSIDC और HSVP के द्वारा डेवलप था जो कि निगम क्षेत्र में कोई भी छोटी कमेटी में भी नहीं था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है CM बनना। आपसे और करता हूँ, हालांकि अपील तो मैं पहले कर भी चुका। एक तो ये कि आप अपने सारे इस प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों से ये अपील करें कि 31 दिसंबर का फायदा वो जरूर उठाएं। दूसरी बात, आप भी साथ देंगे और दिया भी है आपने साथ, पार्किंग की मार्किंग, और लोगों को जितना आप एजुकेट कर सकते हैं, जितना आप मोटिवेट कर सकते हैं, उतना कोई और नहीं कर सकता। लोगों को पूरे प्रांत में डब्बों में खड़े करने की आदत पड़े, और जो बाउंड्री लाइंस हैं सड़कों की, बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ी करें, बाउंड्री लाइन के अंदर खड़ी ना करें। साफ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उन सब में आपका बहुत अहम योगदान है।
उसकी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। और कोई हमसे कोई युक्ति कोई हो तो आपका भाई हूँ। सर एक सवाल है मेरा, एक लास्ट सवाल। आप टेंडर देते हैं लेकिन जो टेंडर लेता है गली बनानी है या किसी तरीके का काम है, उसकी फीस नहीं पहुंचती, उसके पैसे नहीं पहुंचते, तो वो बीच में काम छोड़कर चला जाता है। ऐसे कितने आपके सामने मामले हैं? हमारी नजर में तो बहुत ऐसे मामले हैं जहाँ पे कॉलोनी है या फिर शहर में सड़कें बननी है लेकिन वो आधी खोद कर चले गए। इसको लेकर आप नहीं, ये गलत है, लेकिन कई दफा वो काम अगर अप टू द मार्क नहीं करेगा तो उसको पेमेंट हम रिलीज कैसे करेंगे? और जब पेमेंट उसको रिलीज नहीं करती तो उस पर पनिशमेंट हम करते हैं, पनिश करते हैं उसको, ब्लैकलिस्ट करते हैं। खोद कर चले गए 3 महीने 4 महीने तक, तो सफर तो आम आदमी कर रहा है। हाँ ठीक है आपकी बात। तो इसके लिए आप क्या कर रही हैं? नहीं, हम उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे ना, यही कर सकते हैं। वो तो ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसको तो दे दी सर। हाँ। लोग क्यों भुगते हैं? उसके लिए क्या कर रहे हो? 4 महीने 6 महीने दोबारा टेंडर बना के बनाएंगे। उसका जो प्रोसीजर है वो तो दोबारा ही टेंडर करके देना पड़ेगा। मैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंजोर्ड। सड़क तो बनवा दो सर, बनवा एक्शन खराब हो जाता पॉलिटिकल सवाल ले लो मंत्री जी। बस एक लास्ट सवाल है बस। ये क्या आपको लगता है कि आपने मीडिया देर कर दी, बहुत काफी समय हो गया आपको मंत्री बने हुए? दूसरी बात ये है, ये सवाल उस संदर्भ में है कि मीडिया में आपके मंत्रालय को लेकर क्वेश्चन मार्क काफी लग चुका है, परफॉर्मेंस को लेकर। उस संदर्भ में ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मीडिया के सामने आने में आपसे काफी देर हो गई? नहीं, मैं मीडिया के सामने ऐसी बात विधिवत आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अदरवाइज तो मिलना जुलना रहा ही है मेरा। सर वो ऐसे किया करोगे सप्ताह में 1-2 बार बातचीत कर। ठीक है, आपका सुझाव, आपका सुझाव मानिए। सुझाव नहीं, हमारी नाराजगी है, इसको रजिस्टर कर दो। 100% रजिस्टर्ड। तो अभी प्रेस वार्ता को समाप्त करते हैं। सभी पत्रकार आपको भी सबको नए साल की शुभकामनाएं। बदल करके जाएं।